31 जुलाई 2013 अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई तुम मेरे साथ जुड़ गए हो, जेल जाने के लिए तैयार रहना। कैलाश गहलोत साहब आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, या तो जेल में जाओ या बीजेपी में जाओ। अगर बीजेपी में ना जाते ना तो मुझे लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी रहती। आपको क्या लगता है कि और कितने लोग हैं जो आपकी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक देखो है? बीजेपी से पूछना पड़ेगा कितनों पे दबाव बनाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं केस की डिटेल में ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा। कल को ये भी हो जाएगा कि सत्येंद्र जैन ने मीडिया के ऊपर केस में ये बोल दिया वो बोल दिया। तो यदि आप निर्दोष हैं तो आप अब तक अपने आरोपों को खारिज करने के लिए कोई ठोस सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? मैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं चलाता, मुझे क्या पता। ऐसे फर्जी कुछ भी बोल दो, मैं हर एक का जवाब देता फिरूंगा। आप पर 16.39 करोड़ रुपए का काला धन 54 शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर करने का आरोप लगा। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं ना, 54 कंपनीज, ये तो आज भी चल रही हैं, आज भी बंद नहीं हुई। एक और आरोप लगता है कि आप जब जेल में थे तो वीआईपी सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। एक टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, देखिए क्या सत्येंद्र जैन जी दूसरा संतरा खा रहे हैं। ये नहीं बताया सत्येंद्र जैन का 38 किलो वजन कम हो गया। सत्येंद्र जैन तो मर भी सकता था। कहते ये मसाज करा रहे थे। यार कभी मसाज देखिए, सारे कपड़े पहने, अभी मैं बैठा हूँ, मैं आप मेरी मसाज कर सकते हो क्या? अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है, उसने दबा दिया तो क्या हो गया? कभी कभार एक आधी पिक्चर देखा है तो उस पर गालियाँ सुन लेते हैं लोगों की। ठीक है कोई बात नहीं, गए तो अपने बीवी बच्चों के साथ गए, किसी और के साथ नहीं गए। तो क्या दिल्ली में इस बार जो चुनाव होगा उसमें आतिशी जी के चेहरे पे ही पूरा चुनाव होगा और वही भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे? जनता को भी पता है, आपको भी पता है, इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। तो दिल्ली की आबो हवा को सुधारने के लिए और दिल्ली की जनता को बचाने के लिए इस गैस चैम्बर से आप लोग कितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं सर? ये लाहौर से लेके बनारस तक किसी भी शहर का पॉल्यूशन लेवल सेम है। लेकिन पंजाब में पराली जलाने के संकट से आप उभार नहीं पाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 13 नवंबर को पराली जलाने से दिल्ली के प्रदूषण का 31% हिस्सा शामिल हुआ था, बना था। सर पंजाब के अंदर पराली जलाने के इंस्टेंसेस जो हैं पहले से आधे हो गए हैं। हरियाणा के बढ़ गए और यूपी के बढ़ गए, वो थोड़ा ठीक नहीं है। पंजाब ने आधे कर दिए तो तुम भी तो आधे कर देते भाई। आप चुनाव लड़ोगे इस पर? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं कौन होता हूँ। तो ईडी ने कार्रवाई के दौरान 2022 में आपकी संपत्ति कुर्क की थी और जैन के परिवार की 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कहाँ से आया? देखो मुझे लगता है इसके लिए डिफेमेशन भुगतना पड़ सकता है आपको भी। मैं कह कहता हूँ पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे तो क्यों मरती है? बस पैसे पे मरते रहते हैं। अरे भाई साहब पैसा तो है, नियत खराब है तुम्हारी। नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अनिल शारदा है, ये मेरा शो ऑन द रिकॉर्ड है और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं सत्येंद्र जैन साहब। सत्येंद्र जैन साहब अभी कई महीनों की जेल काटकर भी आए हैं और कई आरोप हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के। तो जानते हैं कि वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, और ये भी जानेंगे कि दिल्ली में जो इस समय पॉल्यूशन का हाल है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए क्या नहीं हो पाया है, उन सारी चीज़ों पे भी बातचीत होगी। और साथ ही हम उनसे यमुना की सफाई पर भी चर्चा करेंगे, कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने पर भी चर्चा होगी, और ये भी उनसे पूछा जाएगा कि अगला जो चुनाव है वो किसके चेहरे पर दिल्ली सरकार चुनाव लड़ेगी। क्या वो केजरीवाल के चेहरे पर होगा या आतिशी के चेहरे पर होगा? तो एक काम करते हैं, पहली बात तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप ये इंटरव्यू अच्छे से बैठकर थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे। और अब मैं शुरू करता हूँ, जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है? सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पहली बात तो ये कि दिल्ली में इस समय सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि कैलाश गहलोत साहब आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं और आपके वरिष्ठ मंत्रियों में से एक, मजबूत मंत्रियों में से एक, जब पार्टी छोड़ के अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। सर क्या ऐसा चीज़ हो गया जिस वजह से उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा? देखो ऐसा होता है कि जो इस टाइम माहौल चल रहा है देश के अंदर, या तो जेल में जाओ या बीजेपी में जाओ, चॉइस आपको करनी है। तो उन्होंने देखो, अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो कारण कुछ भी हो सकते थे। अगले दिन वो बीजेपी में चले गए तो क्लियर है कि उनके पास भी दो ही चॉइस थी कि जेल जाएं या बीजेपी में जाएं। मैं इसमें कोई मतलब उनकी बहुत बड़ी गलती नहीं मानता, अच्छे आदमी है, भले आदमी है, परंतु देखो जेल जाने के लिए 1000 बार सोचने वाली बात होती है, परिवार भी है, सब कुछ है। तो उन्होंने बीजेपी में जाना ठीक समझा, तो उनकी चॉइस है। तो थोड़े दिन बाद बीजेपी में बैठ के अगर वो आम आदमी पार्टी के किसी
ऐसी चीज़ को खोल दें तो फिर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर बीजेपी में ना जाते ना तो मुझे लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी रहती। बीजेपी में चले गए तो अब तो ये लगता है कि शायद हो सकता है आज थोड़ा गए, आज तो पता लगा हमें, आपको भी आज पता लगा, हो सकता है कुछ पहले समय पहले चले गए हों, उनके हिसाब से एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे हों। क्योंकि उनका बयान आया तो बयान में उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये कोई क्षणिक भर में लिया गया फैसला तो है नहीं, बहुत पुराने समय से और बहुत समय से मैं सोच रहा था इसके बारे में। और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन कहा कि अगर कोई ये कह रहा है कि किसी वजह से, किसी डर की वजह से मैं आया हूँ, तो ये गलत बात है। देखो, अगर वो कहने के बहुत समय से चल रहा था तो बहुत समय पहले छोड़ चुके होते, और वो बेटर होता कि उन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले छोड़ा होता और 4 साल के बाद बीजेपी में जाते, तब समझ में आता कि उन्होंने 3 साल बहुत मंथन किया, सोचा, विचारा। अब तो देखो, जनता तो यही कह रही है, मैं भी नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है। पब्लिक कह रही है कि देखो नेक्स्ट डे बीजेपी में गए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दबाव डाल रहे थे वो। आम आदमी पार्टी और आप मिस करेंगे अपने साथी को? नहीं, साथी तो देखो यार, एक बात सुनो, पार्टी छोड़ी है ना, देश थोड़ा छोड़ दिया। देश के नागरिक तो वो भी आज भी हैं। मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई साहब इलेक्शन कितने दिन के हैं? 3 महीने के हैं। इलेक्शन ख़त्म, लड़ाई ख़त्म, करो आप भी काम देश के लिए, हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है कि और कितने लोग हैं जो आपकी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक देखो, है? बीजेपी से पूछना पड़ेगा कितनों पे दबाव बनाते हैं, कितनों को जेल जाने की धमकी देते हैं, कितनों को जेल में एक्चुअल में लेके जाते हैं। ये तो हम कैसे बता सकते हैं उनका क्या एजेंडा है। और फिर भी देखो, सारे नहीं जा सकते, कुछ ही है कि मतलब उस एजेंडा से भी प्रभावित हो जाएंगे। स्वाति जी के लिए कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से उधर से बैटिंग कर रही हैं, खेल रही हैं, आप मानते हैं इस बात को? स्वाति जी ज़्यादा अच्छा बताएंगी। राघव चड्ढा जी के लिए भी काफ़ी ये माहौल पैदा होता है। नहीं, राघव ठीक से कर रहे हैं। देखो, बीच में जब शादी, जरूरत थी तो बाहर चले गए अरे थे। नहीं भाई, आप कहते गलत बातें बता रहे हो। एक बार शादी हुई तो शादी होगी, तो भाई थोड़ा टाइम का तो गैप आएगा ही ना। इम्पॉर्टेंट है, शादी जीवन में एक बार ही होती है। फिर उसको अपनी आई की सर्जरी करानी थी, वो बाहर गए तो उसको मुद्दा बना दिए, ये तो ठीक नहीं है यार। ये तो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मेरे को कई बार लोग कहते हैं जैन साहब मिले नहीं, इतने दिन हो गए। मैंने वैसे जेल में था, मैं कैसे मिल लेता? तो ये तो समझना पड़ेगा ना थोड़ा। अगर मैं जेल में था तो मैं कैसे मिल लेता? भाई मिल ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। आप कह रहे हो कि राघव चड्ढा सर्जरी कराने गया तो वो एक्टिव नहीं था, वैसे सर्जरी कराने गया था ना। एक बार उसने शादी कराई थी, तो थोड़ा समय देना चाहिए हमारे को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखो, 2 पार्ट आपने पूछे। एक तो 18 महीने जेल में मैं रहा, बीच में इंटरिम बेल पे था। वैसे टोटल में टाइम तो 2.5 साल का हुआ, बहुत लंबा टाइम था। जहाँ तक आरोप की बात है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। 7 साल पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी, मुझे जेल में भी डाल दिया, और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहते अभी तो कर रहे हैं। मतलब अजीब सी बात है यार, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लोगों को जेल में डाल देते हो। तो ये तो थोड़ा सा अति वाला काम है कि तुम इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर रहे हो, लोगों को जेल में डाल रहे हो। तो एक्चुअली मैं केस की डिटेल में ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा। कल को ये भी हो जाएगा कि सत्येंद्र जैन ने मीडिया के ऊपर केस में ये बोल दिया, वो बोल दिया। पर इतना बोलना ही सफिशिएंट है कि जिस केस की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की है, उस केस के अंदर तुम किसी को अरेस्ट करके जेल में इतने लंबे समय तक कैसे रख सकते हो? क्या आप इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हैं या फिर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा? ये तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जिनका आंसर आपको खुद पता है। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट खुद ही कर देना चाहिए क्या है, जनता को भी पता है। सर, मेरा काम तो फिर सवाल पूछने का है। तो सवाल का है तो आंसर भी उसमें रखा हुआ है। जो आपने सवाल पूछा है उसके अंदर आंसर साथ साथ है कि सबको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं क्या है ये। तो यदि आप निर्दोष हैं तो आप अब तक अपने आरोपों को खारिज करने के लिए कोई ठोस सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए? सबूत किसको पेश करना होता है? पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। 7 साल के बाद भी वो अभी तक तो नहीं कर पाए। मैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं चलाता, मैं लोगों को बुला के उनसे गवाही नहीं ले सकता, मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं कर सकता, सब कुछ वही करते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो उन्होंने पेश करने थे, सिद्ध तो उन्होंने करना था। 7 साल में क्यों नहीं कर पाए भाई? 7 साल तो निकल गए, अरेस्ट किए हुए भी 2.5 साल हो गया। ये तो सज़ा देने का एक नया तरीका निकाल लिया है कि आप किसी को पकड़िएगा, जेल में डाल दीजिएगा,
उसको सड़ाते रहिएगा, बाद में कह दिए कोर्ट ने छोड़ दिया, हम क्या करें। ऐसे थोड़ा होता है। हम एक डेवलप कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक हम देश में रहते हैं। अब जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेमोक्रेटिक भी हैं, देखो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की मैं बात नहीं करता हूँ, जो डेवलप्ड भी हैं और डेमोक्रेटिक भी हैं, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होता कि पहले तुम्हें जेल में डाल देंगे, इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, सज़ा पहले दे देंगे और कहते हैं सज़ा पहले कटवा देंगे, फैसला बाद में होगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ तो कर रहे हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए ही हो रहा है या फिर आप किन्हीं और पार्टियों के लिए भी देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ भी हो रहा है, ये जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं उन सबके साथ हो रहा है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, गांव में ना खेत के अंदर जब कौवे आते हैं ना, तो उनको डराने के लिए किसान क्या करता है, एक कौवे को मार के टांग देते हैं, तो 1000 कौवे डर जाते हैं। तो मिडिल क्लास को डराने के लिए कि भाई पढ़े लिखे लोग, जो लोग सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ कर डालेंगे, उनको सबको डराने के लिए उनको लगा कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सबको जेल में डाल दो, ताकि जो भी सामने देखेंगे तो उनको हश्र दिखेगा कि देखो उसका देखा था क्या हाल किया था, तुम्हारा भी वही हाल होगा। अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया, सत्येंद्र जैन को देखा 1.5 साल तक जेल में सड़ता रहा, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, तुम्हारे साथ भी। तो अब तो ये भूल ही जाओ ना, तुमने क्राइम किया नहीं किया, गलत काम किया या नहीं किया, जेल तो तुम्हें कभी भी डाल सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को टारगेट मेरी वजह से नहीं किया गया, अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं किया गया, मनीष सिसोदिया की वजह से नहीं किया गया, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ साथ, अगर हम टूट जाते तो वाकई में वो सफल हो जाते। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया तो हज़ारों लोग डरे भी थे, उनको भी लगा कि यार फांसी ना हो जाए, परंतु हज़ारों लाखों नौजवान नए पैदा भी हुए और कहते हैं हम भी लड़ने को तैयार हैं। अगर हमने कंप्रोमाइज़ किया होता ना तो वाकई में बहुत गलत होता एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए आगे आने के लिए। अब मैं ये नहीं कहता सारे आ जाएंगे, पर कुछ जरूर आगे आएंगे, हमसे अच्छा काम करेंगे और हिम्मत दिखाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा उन आरोपों पर भी एक नज़र डालना चाहता हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरीके से जैसा कि आपकी पार्टी कहती है कि बेबुनियाद आरोप लगाए गए, तो सीसीटीवी परियोजना में रिश्वत के आरोप लगे 18-19 के दौरान, करीब 571 करोड़ की लागत से सीसीटीवी लगने थे दिल्ली में, तो जिसमें कहा गया कि तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL से 7 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। और ये कर्मचारी ने आरोप लगाया मनमोहन पांडे। कौन थे ये आदमी और क्या कारण था? देखो जी, मैं तो जानता नहीं हूँ और नाम भी मैंने आज आपसे पहली बार ही सुना है। दूसरी बात, भारत सरकार रिश्वत देने लगी है, ये तो कमाल हो गया। मतलब सोच के तो, मतलब आरोप लगाने वालों को सोचना चाहिए कि भारत सरकार की BEL, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार चलाती है, भारत सरकार रिश्वत देती है, ये तो कमाल की बात होगी यार। मैं सोच से परे है कि उन्होंने रिश्वत दी, सत्येंद्र जैन को दी, किसने दी? भारत सरकार ने। फिर मैं किसी नेता का नाम ले दूं तो उसने दी ना, इसका मतलब भाई अगर तुमने दिल्ली सरकार में मुझे मान लिया कि मुझे दी, तो देने वाला भी उनका कोई मंत्री था ना, फिर तो उनका नाम तो बताओ कौन था, किसने दी थी? जो उसको चलाता है उसने दी होगी ना। तो अपना रिसर्च कीजिएगा कौन था जिसने रिश्वत दी। बीजेपी का वो कौन मंत्री था जो मंत्री रिश्वत देता है अपने काम दिल्ली सरकार से कराने के लिए? बता ही दीजिए ना सर। मुझे क्या पता, ऐसे फर्जी कुछ भी बोल दो, मैं हर एक का जवाब देता फिरूंगा। मतलब ये वाहियात सी बात है यार। कोई कभी सोच सकता है क्या कि भारत सरकार दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी? यार ये तो कमाल से, मतलब समझ से परे की बात है। मतलब कहते बेबुनियाद क्या होगा, बेबुनियाद ये नहीं होता और क्या होगा? मैं दूसरे आरोपों पर भी आना चाहता हूं सर। इस पे तो आपने कह दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2015-17 में ईडी की जांच हुई। 24 अगस्त 2017 को CBI द्वारा एक FIR दर्ज की गई और आप पर 16.39 करोड़ रुपए का काला धन 54 शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफ़र करने का आरोप लगा। इन शेल कंपनियों में कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों से धन जुटाना था। इन पैसों से संपत्तियां और कृषि भूमि खरीदी गई और आपकी पत्नी पूनम जैन भी इस मामले में दोषी बताया गया है। आप इस पर क्या जवाब देंगे सर? देखो, पहले तो पत्नी आपने बोला ना बीच में, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ और इन बड़े बड़े हुक्मरानों का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं बनाया, उनका बस चलता ना,
उनको भी आरोपी बना देते ये लोग। उनके मन में दया आ गई कि उनको नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात, जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं ना, 54 कंपनीज, ये तो आज भी चल रही हैं, आज भी बंद नहीं हुई। अगर वो कंपनियां ये काम करती हैं और 2015 से कर रही हैं, 2015 से आप जांच कर रहे हो, तो कंपनियां तो बंद करा देते भाई। 2 लाख कंपनियां जो फर्जी कंपनियां केंद्र सरकार ने बंद कराई, इनको क्यों नहीं बंद कराया? क्योंकि उनके दलाल हैं। जो लोगों को आप कह रहे हो गवाही दे रहे हैं, वो तो खुद कहते हैं उनका काम है ये चोरी चकारी करने का। उनको तुमने गवाह बना लिया, उनको इम्यूनिटी दे दी कि तुम ये काम आज भी करते हो। आज भी कर रहे हैं वो तो। आज कौन सा बंद कर दिया उन्होंने? आप आरओसी की वेबसाइट पे जाओ, सारी रजिस्टर्ड है, आपके कंपनियों के नाम होंगे। इनमें से एक भी कंपनी बंद कराई हो तो इन्होंने आज भी पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, सारे काम कराते हैं इनसे। अरे कम से कम कंपनियां तो बंद करा देते। जो क्रिमिनल्स हैं मुझे कह रहे हैं कि मैंने कॉन्टैक्ट करके किसी का मर्डर करा दिया, जो मर्डर कर रहा है उसको तो कहते हो तुम उसको गवाह बना रहे हो। फिर अगर मैंने किसी का मर्डर कराया, यार उसको कम से कम आरोपी तो बना लो भाई। और उसको आज भी छूट दे रखी है, आज भी मर्डर करता रहे। यार तुम्हें पता लग गया, 10 साल पहले पता लग गया कि ये मर्डरर्स हैं, 10 साल में तो उसको कहते बंद करा देते काम। तो यार मर्डर को तो बंद करोगे ना, कम से कम काम ही बंद करा दो, आगे तो मर्डर ना करे, जो कर लिए कर दिए। ये तो बड़ी कमाल की बात है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने पूछ लिया, मैं आर्किटेक्ट हूँ प्रोफेशन से जी। 21 जुलाई 2013 को मुझे आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, तब भी मुझे अरेस्ट किया गया था। 3 दिन के बाद मुझे अरेस्ट कर लिया गया था 24 जुलाई 2013 को। क्या कारण था? कारण तो कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया ऊपर वाले की मर्जी, जो उसके मन में आए तो अरेस्ट कर लिया। वो केस अब ख़त्म हो चुका है, कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इस केस में जो चल रहे हैं ना, इसके अंदर भी बाइज्जत बरी आपको बिल्कुल क्लियर कट कोर्ट से हो जाएंगे। समय लगेगा, उसमें भी कई साल लगे थे। मुझे जेल भेज दिया गया। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। जब मैं 2 दिन जेल में रहा तो मैंने सोचा भाई इस एज के अंदर मेरे मदर फादर को, वाइफ को, बच्चों को मैं कितना बड़ा एगोनी। आप सोच के देखो, मिडिल क्लास के अंदर यार कोई पुलिस वाला घर पे आ जाए तो कितनी इज्जत ख़राब होती है उसकी। उसको जेल में डाल दिया। मेरे फादर टीचर थे, मैंने कहा यार उनकी इज्जत कहाँ रही होगी, सोसाइटी में इज्जत ख़त्म। कौन कहेगा यार बेटा जेल चला गया। तो मैं निश्चय करके आया था जेल से कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरे फादर जिन्होंने टिकट मिलने पे मुझे पता क्या कहा था, कहते लुच्चे लफंगों का काम होता है चुनाव लड़ना, शरीफ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, हम इज्जतदार आदमी हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 2 दिन बाद उसको अरेस्ट कर लिया। तो जब मैं घर पहुंचा हूँ, वही मेरे फादर जो टीचर थे वो कहते हैं कि बेटा पीछे नहीं हटेंगे। कोई क्राइम किया था कि इलेक्शन लड़ना कोई क्राइम हो गया क्या इस देश के अंदर? इस देश में इलेक्शन लड़ना क्राइम नहीं है। तो कहता है पीछे नहीं हटेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपना प्रोफेशन चलाऊं, मैं अपना काम करूं, बिजनेस करूं, या मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। उस दिन तक कोई सरकार बनने के सपने नहीं आ रहे थे किसी को कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। 31 जुलाई 2013 7 दिन के अंदर जेल से मैं 26 तारीख को आया हूँ। 5 दिन के अंदर मैंने जितनी कंपनी में डायरेक्टर था डायरेक्टरशिप छोड़ दी। मैं अपनी प्रैक्टिस करता था आर्किटेक्चर की, मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ के एक तरफ जाऊँगा मैं कह 2 चीज़ें नहीं करूँगा कभी भी। मैंने कहा लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी, अगर मर गए तो मैं जीवन को बदल रहा हूँ ना, मैंने सब कुछ बदल दिया। आज मेरे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं? सत्येंद्र जैन 2007 में सत्येंद्र जैन ने ये किया, 2008 में ये किया। सत्येंद्र जैन ने 2008 के अंदर कॉन्स्पिरेसी की। देखो क्या इतना तो लॉस आप समझ सकते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ। 2008 में सत्येंद्र जैन ने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्राइम के लिए हो सकती है ना, बाकी किसी चीज़ के लिए तो हो नहीं सकती। और क्राइम कब हुआ? 2015 में। यार क्या चीज़ है, मेरे पास सारे को आना चाहिए, मेरे चरणों में आना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए भविष्य में क्या होगा। मुझे उस दिन पता लग गया था 2008 में कि जी एक पार्टी बनेगी 2012 नवंबर में, उस पार्टी को मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ के मैं मंत्री बन जाऊँगा, तब मैं ये क्राइम करूँगा। उसके लिए मैं कॉन्स्पिरेसी आज कर लूँ। वो मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा दिए कि सत्येंद्र जैन कॉन्स्पिरेसी कर लिया। मतलब कुछ तो सोच लो भाई।
जो पार्टी नहीं बनी, जब अच्छा चलो एग्जाम्पल देखना, आप तो कितने नेताओं के इंटरव्यू लेते हो, चलो उनसे पूछ लेना कितनों ने इलेक्शन लड़ने से पहले अपना काम बंद करा, कितनों ने अपनी कंपनियां छोड़ दी, कितनों ने किया। एक तो ढूंढ के दिखाना इस देश के अंदर। मैं अकेला हूँ, मैं ठोक के कहता हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ा। मैं इसलिए आया था कि मैंने कहा अगर राजनीति में जा रहा हूँ कि मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाया, मुझे जेल में भेजा इन लोगों ने। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने उन 2 अंग्रेज़ों से बदला नहीं लिया था जिन्होंने ट्रेन से धक्का दिया था, उन्होंने सारों से बदला लिया था। मैंने कहा जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतने के बाद मैं सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करूंगा। सर मैं जूते पहनता था, मैंने कसम खाई थी ये जूते तब चेंज करूंगा जब जीत जाऊंगा। 28 दिसंबर 2013 को मैंने शपथ ली थी रामलीला ग्राउंड में। तो एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया तो मेरे जूते को ना उसने हाईलाइट किया, मेरा अंगूठा जूते से बाहर था, जूता फट चुका था। तो मजाक कर रहे थे कि भाई देखो मंत्री की शपथ ली है, जूता फटा हुआ है। तो मैंने बताया था मैंने जूता तब चेंज करना जब शपथ ले लूँगा, जिस दिन मैं जीत जाऊँगा तब जूता चेंज करूँगा। तो मैंने इस सिस्टम से लड़ने की पूरी निभाई। हाँ ठीक है, जो भी करेगा उसके साथ उसको भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाई तुम मेरे साथ जुड़ गए हो, जेल जाने के लिए तैयार है ना, जाना तो पड़ेगा। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, कहते कराओ ना कराओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कम है? इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। अरे सिस्टम क्या है? राजनीति में कौन लोग जाते हैं? जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो टीवी पे बैठ के अपना ज्ञान देते हैं, वो तो नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं इसने ठीक नहीं किया, उसने ये नहीं किया। मैं भी उसमें एक था, हर रोज़ हम रोज़ बहस देखते थे, आपकी अलग अलग टीवी चैनल पे बहस देखते थे। एक बहस होती थी, अगले दिन मुद्दा चेंज हो जाता था, फिर उसके ऊपर बहस कर लेते थे। और हम सोचते टीवी रिफॉर्म हो गया, देश में रिफॉर्म नहीं हुआ कुछ भी। हमारा ड्राइंग रूम रिफॉर्म हो गया, बहस कर रहे हैं, टीवी रिफॉर्म हो गया, देश में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कोई गया प्लेग्राउंड में तो गया नहीं। वहाँ पे बैठ के हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर को छक्का मारना चाहिए था, इस बॉल पे आउट हो गया, ऐसे नहीं ऐसे मारना चाहिए था। अरे भाई मैदान में जाओ तब पता लगेगा ना। अगर हम मैदान में उतरे तो भुगतना भी पड़ेगा हमारे को। हमने चैलेंज किया ना सिस्टम को। आज पॉलिटिशियंस की रेपुटेशन किसने बनाई? मैंने तो नहीं बनाई, मेरे तो परिवार में कोई पॉलिटिशियन था नहीं, आज भी नहीं है, ना पीछे था ना आगे है। तो इन पॉलिटिशियनों ने बनाई ना। किसी को गाली देनी होती है, कहते पॉलिटिक्स कर रहा है ये। अरे उसके खिलाफ आए थे, मैं भी रोज़ कहता था, हर रोज़ कहता था कि ये पॉलिटिशियन ख़राब होते हैं। आज 10 साल के बाद कहता हूँ मैं गलत था। पॉलिटिशियन ख़राब नहीं होते, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, अनबिलीवेबली ख़राब होते हैं। उसी को तो ठीक करने आए हैं, डर के मारे छोड़ देंगे निकले मैदान। मुझे जेल में डाल दिया, कहते सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया जी। अरे ये क्या है? ये तो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का आदमी है, 2 दिन में टूट जाएगा, ये झेल ही नहीं सकता जेल का अत्याचार। बात भी ठीक थी, उन्हें थोड़ा पता था कि 2 साल में भी नहीं टूटेगा। उन्होंने तो नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। अरे अपना सब कुछ छोड़ के आए थे भाई, अपना कैरियर बनाने नहीं आए थे, कैरियर को दांव पे लगा के छोड़ के आए थे कैरियर को। मेरी वाइफ, जो प्रैक्टिस मेरी थी, मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट है, उस प्रैक्टिस को मेरी वाइफ चला रही थी। जिस दिन मंत्री बना हूँ उससे वो प्रैक्टिस बंद कराई थी। क्या ज़रूरत थी मुझे? अरे मेरी वाइफ आर्किटेक्ट है, प्रैक्टिस कर रही है, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा यार ये प्रैक्टिस बंद करो। तो कल को कोई भी कह सकता है मैं मंत्री बन गया हूँ, आप कोई भी काम करोगे तो कहेंगे नहीं जी वो तो देखो जी इसलिए काम मिल गया सहयोग से हुआ कि सत्येंद्र जैन के इन्फ्लुएंस से काम मिल गया आपको। अगर मुझे मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती, पैसे को ब्लैक का वाइट करना होता तो प्रैक्टिस में कर लेते ना, कितना भी कर लेते हैं। सही बात। क्या जरूरत थी मुझे प्रैक्टिस बंद कराने की? मतलब छोटी सी कॉमन सेंस की बातें नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इस देश के अंदर पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, एक मिडिल क्लास का बच्चा जो सरस्वती विहार में 130 गज के मकान में अपने फादर के मकान में रहता है, वो कहते हैं बड़ा आदमी हो गया, और सिविल लाइंस में बड़े से बंगलों में रहने वाले लोग छोटे आदमी हो गए। अरे जिनकी कंपनी थी उनकी कंपनी थी, मैं क्या था? उन कंपनियों के साथ मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। तो आपके पास अभी अपना घर नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है घर? मेरे फादर का घर मेरा ही घर है, वो किसका और का थोड़ा घर है। तो ईडी ने कार्रवाई के दौरान 2022 में आपकी संपत्ति कुर्क की थी, और जैन के परिवार की 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कहाँ से आया? देखो मुझे लगता है इसके लिए डिफेमेशन भुगतना पड़ सकता है आपको भी। क्या होता है, मेरा 1 रुपया भी ना सीबीआई ने जब्त किया ना ईडी ने जब्त किया है। 1 रुपया भी एक इतनी सी चीज़ भी जब्त नहीं की है, कुछ नहीं मिला मेरे पास। ये झूठी खबर है, और जिसने चलाई है आप उसका रेफरेंस दे दीजिएगा, नहीं तो शायद आपका भी नंबर आ जाए। मैं लिंक वाइज दे दूंगा सर, मैंने कुछ भी अपने से कोई बात नहीं। उन सबको कहते हैं मैं डिफेमेशन का नोटिस भेजूंगा।
कैसे हो सकता है? मेरा कुछ जब्ती नहीं हुआ कभी। मुझे लगता है आपकी टीम को फिर इसके ऊपर पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि ये 2022 कैसे कर देते? की मैं बात 2.5 साल से अंदर हूँ भाई। मैं जेल में बैठ के मेरे को कोई एक्सेस नहीं थी ना इन चीज़ों की, मैं कैसे कर लेता? अब करेंगे, आपने एक नया मुद्दा बताया, इसको बिल्कुल डिफेमेशन इसके ऊपर सबके ऊपर डालेंगे। ये क्या मजाक हुआ? अरे मेरे घर से कुछ मिला ही नहीं, पता है पहली बार ही आए, आके जो रेड मारने आए थे ना, कहते हैं ये मंत्री का घर तो लग नहीं रहा। लिखा है कि दिल्ली से गुड़गांव तक 7 ठिकानों पर। मैंने आपको बता दिया ना, वो सारे मेरे को लिंक देना, इन सबको नहीं, हम डिफेमेशन का नोटिस भेजेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं सर। एक और आरोप लगता है कि आप जब जेल में थे तो वीआईपी सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान मैंने ये भी देखा कि आपकी तबीयत भी बेहद ख़राब थी, है ना? लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस में कुछ चीज़ें आई थी सर, वो क्या था? देखो, पहली बात तो ना, तिहाड़ जेल को ना इस देश का सबसे सिक्योर, हाईली प्रोटेक्टेड और क्या क्या बताते हैं, इससे तगड़ी जेल कोई नहीं है। उसकी सीसी फुटेज आपको मिल जाती है, और किसी की तो नहीं मिली, सत्येंद्र जैन की मिल जाती हैं, और वो भी एडिटेड मिलती हैं। या तो रॉ फुटेज देते हैं ना आपको, आपको दिखाया सत्येंद्र जैन वहां पर खाना खा रहा है, क्या है जी? अरे सुनो, एक एक बताता हूँ ना मैं आपको, कि 4 प्लेट लगी है, एक में खीरा है, एक में टमाटर है, एक में संतरा, एक में केला है। अरे देखो क्या बड़ा लेविश 5 स्टार होटल से इनके लिए खाना आया है। मैंने 1 साल तक अन्न नहीं खाया था जेल में। मैं जैन हूँ, जैन मंदिर जाने से पहले मैं अन्न ग्रहण नहीं करता था, मैं सिर्फ सलाद और फ्रूट वगैरह खाता था। वहाँ की कैंटीन में मिलता, कोई भी खरीद ले भाई। मुझे नहीं पता, एक क्वेश्चन पूछो, मैं बिल लेके आता, आपको दिखाता सारे बिल, कि वैसे बिल दिखा दो लोगों को, ये बिल है, पैसे देते थे। वहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम खाना मिलता है लोगों को, कैदियों को, 2 टाइम चाय भी मिलती है। मैं वो नहीं लेता था, मेरा जब नियम था तो नहीं लिया, तो खरीद के खा लिया, तो मैं क्या पाप कर दिया? वहाँ पे काम कुछ नहीं है। अगर मेरे को ये 2 घंटे तक मैं खीरे तैयार कर रहा हूँ, टमाटर तैयार कर रहा हूँ, सबको मैंने एक प्लेट में सजा, काम क्या करूँ मैं वहाँ पे? भाई साहब जब मैंने उसमें काट के दिखाई, ओह कितना लेविश खा रहे हैं, क्या शानदार खाना खा रहे हैं। एक टीवी चैनल का नाम नहीं लूँगा, देखिएगा सत्येंद्र जैन जी दूसरा संतरा खा रहे हैं। ये नहीं बताया सत्येंद्र जैन का 38 किलो वजन कम हो गया। सत्येंद्र जैन तो मर भी सकता था, मैंने तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मेरा जब मैं जेल में गया और जब मैं एंट्री बेल पे बाहर आया, मेरा 38 किलो कम था। आज मैं आपको ठीक ठाक लग रहा हूँ, इससे मेरा 12 किलो कम था वजन। जब मैं जेल में गया था मेरा 104 किलो वजन था, जब मैं बाहर निकला 66 किलो वजन था, 66 केजी वेट था मेरा। वो तो नहीं बताया उन्होंने। और मौज लेके खा के, यार ये तो पहली बार ही हुआ है कि आदमी आधा हो जाए। वो खा भी रहा है, मज़े कर रहा है। और सर देखो पता क्या होता है, ये ना गंदी राजनीति की पराकाष्ठा है। मुझे स्पाइन की इतनी सीवियर प्रॉब्लम हुई, मैं गिर गया था वहाँ पर जेल की टॉयलेट के अंदर। मेरे 2 प्रोसीजर हुए स्पाइन के अंदर। डॉक्टर ने मुझे 1 महीने के लिए स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट का और डेली फिजियोथेरेपी का। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट में तो मुझे रखना चाहिए था उनको जेल के हॉस्पिटल में, तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि जी क्योंकि आप जेल की टॉयलेट में ही गिरे थे, हॉस्पिटल की टॉयलेट में गिरे थे, इसमें प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे कहता है नहाने का एरिया पहले था, टॉयलेट बाद में थी। कहती फिर दोबारा रिस्क है कि आप ना ये सेल में रह लीजिएगा, हम वहाँ पे आपका ख्याल रखेंगे। तो ख्याल किसको रखना था? जेल को रखना था। अरे भाई साहब जेल को फिजियोथेरेपी भी डेली करानी थी। मेरे को सीवियर पेन था अपने लेग्स में, मेरे को सीवियर पेन था कमर में। तो अगर किसी ने, आपने वो मेरी वीडियो देखी होंगी ना, कहते ये मसाज करा रहे थे। यार कभी मसाज देखिए, सारे कपड़े पहने, अभी मैं बैठा हूँ, मैं आप मेरी मसाज कर सकते हो क्या? अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है, उसने दबा दिया तो क्या हो गया? मेरे बेटों के बच्चों के उम्र के थे, उनके पिताजी से ज़्यादा मेरी उम्र हो गई। फिजियोथेरेपिस्ट तुम कहते हफ्ते में 1 दिन दे रहे थे, तो जेल वालों ने ही कहा ना कि वैसा सर ये कहते थोड़ा दबा देंगे, थोड़ा पेन का मुझे रिलीफ मिल गया, तो उसमें क्या आफत आ गई? उसको बना दिया स्कैंडल। अरे भाई मैंने तो कहा था तुम ना लाइव फुटेज दिखा दो, एक मेरे कैमरा तो लगा ही हुआ ना, लाइव कर दो, जिसका मन आएगा देख लेगा ना जहाँ से आएगा। आज भी सारी रॉ फुटेज आप यूट्यूब पे डाल दो। ये आप लोग के हाथ में नहीं है, केंद्र ही करवा सकता है। अच्छा की बताओ, मेरे हाथ में था तो मैं अपने खिलाफ ही चलाता। मैं एडिट करता हूँ तो शानदार एडिटिंग करके दिया, सत्येंद्र जैन देखो ये कर रहा है, सत्येंद्र जैन देखो ये कर रहा है, सत्येंद्र जैन देखो ये कर रहा है। करेगा कौन?
अब ये मत कहना किसने क्या नाम बताओ। यार जिन्होंने किया उन्होंने आपको फुटेज दी है, आप जानते हो किसने दी है, उन्होंने किया है। जिन्होंने भी आपको फुटेज दी वो हैं। जितने भी दिन आप जेल में रहे सर, उस दौरान मैं आप समझना चाहता हूँ कि आपकी तबीयत जब बिगड़ी, आपके परिवार की मनोदशा क्या थी और क्या कुछ बीत रहा था, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? देखो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे स्पाइन में इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मेरे लेग्स में भी बहुत दिक्कत थी, मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा भी चलना बहुत मुश्किल था। 2 प्रोसीजर मैं करा चुका था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो नेचुरली है कि घर वाले तो बहुत चिंतित थे, थोड़े बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनको तो लगता था ना कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब उनके दुख को तो समझ पाना थोड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा था। अपने आप को तो ये लगता है कि जो आदमी लगा होता है इसमें उसको ज़्यादा दिखाई नहीं देता, खुद को तो ये होता है जुनून है कि भाई हम तो लड़ रहे हैं। भुगतना तो परिवार को ही पड़ता है, हमने तो इतना नहीं भुगता, भाई हम तो लड़ रहे थे ना। लड़ने वाले को तो भुगतना कम पड़ता है। जो ये था ना, जोश था, जुनून था कि हम तो लड़ने के लिए आए हैं, इस सिस्टम से लड़ना है। हाँ, घर वालों को भुगतना पड़ा, मेरे बच्चों को बहुत भुगतना पड़ा। जब उस दौरान आपकी फैमिली आपसे मिलने आती थी या फिर कोई भी घर का मेन सदस्य नहीं होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो उस समय क्या कुछ था परिवार का? नहीं, वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बट हेल्थ से रिलेटेड ही थे परेशान। कि भाई वो ये कहते थे, 2 इशू थे उनके पास कि एक तो हेल्थ वाला था, दूसरा मैं जो खाना नहीं खा रहा था। मेरा नियम था कि भाई मैं पूरे साल जो है ना अन्न ग्रहण नहीं करूँगा मंदिर जाने से पहले। तो मेरी वाइफ भी, बच्चे भी, जब भी बात होती थी वो यही कहते थे कि नहीं पापा खाना खा लो। मैंने कहा देखो मैंने कभी ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं जेल जाऊँ। मैंने जो नियम लिया था मैं हर साल लेता हूँ। तो मैंने जब नियम लिया तो मैंने सोचा नहीं था कि भाई मेरे को जेल जाना पड़ेगा। देयर वॉज नो एक्सेप्शन। तो मैं फ्रूट खा लेता हूँ, सब्ज़ी खा लेता हूँ, सलाद खा लेता हूँ। तो उनको उस बात की बहुत बहुत ज़्यादा चिंता थी कि यार ये कहीं कुछ हो ना जाए इसको। मेरे सारे उस टाइम पर फिजिकल पैरामीटर बहुत ही डिटोरेट कर गए थे, बहुत ज़्यादा डिटोरेट कर गए थे। बट हाँ ये बात है कि उसकी वजह से, जो उस नियम की वजह से मेंटली आई वाज सो स्ट्रॉन्ग। जैसे ना कि लगता है कि भाई तुमने एक चीज़ को निभाने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी चीज़ पे, तो उससे मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। कई बार ये भी खबरें उड़ाई गई, कहीं कहीं फ्लैश हुए, आप तक भी ये खबरें पहुंची होंगी कि कहीं ना कहीं ये जो तबीयत का बहाना या फिर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो जनता से सहानुभूति प्राप्त करने की चीज़ें हैं। आप जब अपने परिवार को देखते थे और जब ऐसी खबरों को देखते थे तो आपको कैसा लगता? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी ने कहा है, मैं अभी भी नहीं मानता। कोई परवर्टेड कुछ लोग हो सकते हैं, वो भी गिनती में होंगे। ऐसा तो मुझे कोई धुर विरोधी भी नहीं मिला, कोई विरोधी भी ऐसा नहीं है जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी नहीं कहते ऐसा तो कोई कहने वाला मुझे नहीं मिला। हो सकता है कुछ, मतलब बहुत ही रेयर आदमी हो सकता है जो ऐसा कहता हो। एक तरफ एक आदमी मर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे होंगे तुम ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये तो बड़ा गलत है। संघर्ष आपके निजी जीवन को कितना प्रभावित करता है? देखो निजी जीवन में तो जब मेरे को टिकट मिला, मेरी वाइफ का यही कहना था कि देखो हमारी अच्छी लाइफ है, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है, क्यों पॉलिटिक्स में जा रहे हो? पॉलिटिक्स में जाके हमारी तो फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने पता क्या कहा था, एमएलए को काम ही क्या होता है, पहली बात तो बनेंगे नहीं, मतलब हमें कोई आशा नहीं थी। मैंने जिद के लिए लड़ रहे हैं बस, कौन सा है लड़ा के फिर वापस आ जाएंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। देखो अब फादर ने कह दिया है, अब इलेक्शन तो लड़ेंगे, तो एक बार चुनाव लड़के देख लीजिए, चुनाव तो लड़ेंगे। और मैंने बन भी गए तो क्या है, एमएलए को करना क्या होता है, हमें क्या पता था क्या करना होता है कि 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। हमने तो दूर से देखा था, अरे एमएलए जी आएंगे और वहाँ पे कहते लोग कहते वो पता नहीं कोई हवा आ गया, कोई शेर आ गया, कुछ आ गया, कभी कभार ऐसा होता था। तो मेरे एमएलए का क्या है, कोई काम नहीं होता, हम ऐसी जिएंगे ज़िंदगी बढ़िया से। फ़र्क तो पड़ा, हर तरह से फ़र्क पड़ा, फिर भी बड़ा कोशिश करते थे थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के लिए निकालें। अभी आप जैसे बता रहे हैं तो एक आधा किस्सा बताता हूँ, ध्यान आ गया एकदम से। क्या होता था, मैं कभी कभी जल्दी घर आ जाता था, जैसे दिन भी 8:30 बजे या 9 बजे जल्दी आ गए, 8:30-9 बजे मेरी जल्दी होती थी। तो उस दिन वाइफ और मैं कनॉट प्लेस जाते थे। तो कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के हम 2 चक्कर लगाते थे। पैदल? हाँ पैदल, ये हमारा नॉर्मल था, महीने में 2-3 बार ऐसा होता था।
मंत्री बनने के बाद भी? हाँ जी, हर बारी ऐसा होता था, हर बारी कोई ना कोई मिलता। एक दिन एक सरदार जी बैठे थे, लड़का ही था, वो अपना मोबाइल लेके कहते सर सर सर, मैंने कहा, कहते आप सत्येंद्र जैन हो ना? मैंने कहा हाँ। कहते मैं गूगल में सर्च कर रहा था। मैंने क्यों? कहते मैंने देखा आपको, अभी थोड़ी देर पहले गए थे आप, पहले चक्कर में देखा होगा उसने, फिर वो बेचारा सर्च कर रहा था, दूसरे चक्कर में फिर मैं आ गया। तो कहते मैं विश्वास नहीं हुआ मुझे कि सत्येंद्र जैन हो सकता है ये। मैंने कहा मैं ही हूँ। तो ऐसा हर बारी कोई ना कोई ऐसा मिलता था, लोग देखते थे, घूरते थे और इग्नोर करके निकल जाते थे। तो विश्वास तो किसी को नहीं होता था, ऐसे थोड़ा होगा सत्येंद्र जैन, थोड़ा होगा। एक बार ये बॉम्बे से एक मिल गए मुझे, एक दिन पहले मैंने कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया था, पूरे देश की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहाँ, नेक्स्ट डे वो वहाँ मिल गए। कहते सर आपने कल वहाँ भाषण दिया था। मैंने कहा दिया था। तो वो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ऐसे देख। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहते सर आपके कमांडो कहाँ हैं? मैंने कौन से कमांडो? कहते सर हमारे बॉम्बे में तो 20 से कम कमांडो नहीं होते, आपके भी तो। मैंने यहाँ पे, कहते सर हम सुनते बहुत थे पर हमें लगता है सब ड्रामा है, ये सब PR एक्सरसाइज है। ऐसे थोड़ा होता है कि मंत्री हो गए, कोई कमांडो नहीं, कुछ नहीं, एक भी बंदा नहीं। मैंने कहा यार इसमें क्या। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। कहते पर आज मान गए, हमने देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया है। तो हर बार ऐसे एग्जाम्पल होते थे। मैं ऐसे ही चलता हूँ, कभी कभी मेट्रो में भी चढ़ जाते थे तो कोई पहचान, ज़्यादातर लोग पहचान भी लेते थे ना, मानते नहीं थे, कहते नहीं हम सर। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मज़ेदार किस्सा। चलो लोधी गार्डन गए एक बार सुबह सुबह, संडे के दिन कभी कभी लोधी गार्डन चले जाते थे। तो लोधी गार्डन में ना एक सज्जन आए मेरे पास, कहते सर मैं VIP सिक्योरिटी में हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने बताया कि मैं उसकी सिक्योरिटी देखता हूँ, मैं ये हूँ, पुलिस में थे, सीनियर पोस्ट। आपकी शक्ल ना सत्येंद्र जैन से बहुत मिलती है। मैंने कहा अब मैं उसको क्या बताऊँ? मैंने क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं बहुत शक्ल मिलती है आपकी। मैंने कहा ठीक है जी बस। तो उनको भी विश्वास नहीं था कि सत्येंद्र जैन हो सकता है ये। कहते उसका भाई हुआ। कहते आप सत्येंद्र जैन के भाई हो। तो ऐसे किस्से होते रहते थे। देखो मैं बताऊँ, जब तक मैं आर्किटेक्ट था जी, मिडिल क्लास की क्या होती है, हम दुनिया भर के किस्से पढ़ते हैं कि जी अमेरिका के अंदर ये हुआ, ब्रिटेन में ये हुआ, प्रधानमंत्री वहाँ चले गए, मेट्रो में चले गए। तो हमें लगता था यार वहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कोई नहीं होता। तो जब हम बने तो होने का बताओ, देखो क्या फ़र्क पड़ता है। जब पहली बारी मंत्री बना ना, 2013 की बात है। देखो मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ, शुरू में क्या हुआ जी। जब बन गए ना, तो जब इधर देखो सब कुछ इधर हो जाता था, इधर देखो सब कुछ इधर हो जाता था, जो तुम कहो सब कुछ वैसे होता था। 28 दिसंबर को बने थे, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अपना भी दिमाग तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया। अपने को भी लगने लगा कुछ बन गए यार, सारे अधिकारी बात सुन रहे हैं, सब कुछ, मतलब दुनिया बदल गई, हम तो VVIP बन गए। फिर एक दिन मैं बैठा, मैंने कहा यार सत्येंद्र, दुनिया बदलने आए थे, सिस्टम बदलने आए तो खुद ही बदल गए। ये सिस्टम बदलने आए और खुद ही बदल गए। वो मेरा आखिरी दिन था। उसके बाद मतलब जो अहंकार आया था, जो ईगो आई थी ना, उसके बाद मंत्री की ईगो कभी नहीं आई। मैंने कहा मैं सत्येंद्र जैन पहले हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम फर्स्ट, मंत्री सेकंड है। मैं जनता क्षण मतलब कुछ दिनों का था, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने। अब ये बहुत सारे लोगों को पता भी लग जाएगा कि 10-15 दिन तक रहा और उसके बाद नहीं रहा कभी भी। मैंने कहा हम जो करने आए थे वो करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आप 2 तो सिक्योरिटी वाले रख लो कम से कम। मैंने किस लिए यार, ये सब ना स्टेटस सिंबल है। कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं रखता, वो जनता को धौंस दिखाने के लिए रखता है। वाकई में रिस्क है तो जरूर रखो। पार्टी और विपक्ष की राजनीति पर सवाल है। अब आप एकल फ्रेम से बाहर हैं और पूरे पार्टी का परिदृश्य आपके सामने है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपकी पार्टी ने इन आरोपों का प्रभावी तरीके से बचाव करने में अभी उतनी नहीं दिखाई देती है। कुछ लोगों की मैं गिनती करना चाहता हूँ, जैसे राघव चड्ढा कई मौक़ों पर गायब रहे जब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। आप जेल में थे। आपके पार्टी में एक स्वाति मालीवाल थी, हैं अभी भी? पता नहीं, आपने थी कहा तो आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं मतलब राज्यसभा सांसद तो हमारी पार्टी से ही है वैसे। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जब भाजपा आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है तो
आप लोग क्या सोचते हैं कि इसका काउंटर क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है? देखो क्या होता है, आपको बड़ा, फिर से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, क्या फर्क पड़ता है? मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर बन गए, कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है इनके जैसे नहीं बने। तो अब ये क्या करने में लगे हैं, एक ग्रैंड प्लान बनाया, कहते उनको कहते ये भी हमारे जैसे हैं, बस इस काम पे लग गए। वो ये नहीं कह रहे हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, पर वो ये कहते ये भी हमारे जैसे हैं। कैसे होगा? इन पे आरोप लगाने चालू कर दो, एक इधर से एक इधर से एक उधर से, कुछ तो चिपकेगा। नहीं चिपकेगा तो कोई बात नहीं, मान लो कीचड़ डाली, नहाने तक तो रहेगा ना, जब तक नहा नहीं लोगे तब तक तो रहेगा, डाले जो कीचड़। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जैसे हमें ऐसे ही है। अरे भाई तुम अगर शरीफ हो, तुम भ्रष्टाचारी नहीं, ये कौन हम भ्रष्टाचारी नहीं है? वो तो ये कहते हैं जितने भ्रष्टाचारी हमारे अंदर आ जाओ तो सब सही है, वॉशिंग मशीन तैयार है, हमने तुम्हारे ऊपर कीचड़ डाल दी, हमारी वॉशिंग मशीन में आओ, धुल के आ जाओगे बाहर। वही तो कह रहे हैं। परंतु देखो, अगर इससे दब गए और इससे डर गए तो ये बात ठीक नहीं है कि हम लोग, कि हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। अरे मैं बेईमान नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो, मैं मान लूँगा मैं बेईमान हूँ। कल को आप मुझे कह दो कि सत्येंद्र जैन ना कुत्ता है, तो मैं कुत्ता बन जाऊँगा? आपने कह दिया, आपके पास ठीक है। अरे मैं तो सत्येंद्र जैन हूँ ना। अगर मेरा आचरण ठीक है, मेरा आचरण भ्रष्ट नहीं है, तो आपके कहने से मैं भ्रष्टाचारी कैसे हो गया? जबकि आप भ्रष्टाचारी खुद हो और आप इसलिए आरोप लगा रहे हो कि जी मैं इसके ऊपर भी आरोप लगा दूं, ये भी मेरे जैसा है, बस ये मकसद है। सर ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी एक पार्टी के नाम नहीं ले रहा सर, पॉलिटिशियन भी एक जाति बन गई, एक अलग जाति बन गई है। वो कहते हैं भाई साहब ये क्लब हमारा है, इसमें आप नहीं घुस सकते, आप हमारे आगे पीछे घूमते रहो, मंडराते रहो, हमें सैल्यूट मारते रहो, परंतु रहेगा क्लब हमारा ही। अंदर आ गए तो अब हमारे जैसे बन जाओ, तब हमारे हो। कहते हैं आम आदमी पार्टी आ गई, पॉलिटिशियन बन गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए, सरकार बन गई, तब भी हमारे जैसे नहीं बने। चलो एक चीज़ बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, आपने मुझे या मेरी पार्टी के किस बड़े नेता को 5 स्टार होटल के अंदर शाम को देखा है? चलो अभी चलो शाम को, सारी पार्टी वाले वहीं मिलेंगे आपको, बार में बैठे हुए। बार कौन से बता दीजिए? सारों में मिलेंगे, किसी में चले जाओ, कोई ना कोई पॉलिटिशियन वहाँ बैठा हुआ मिलेगा। और मज़ेदार तो बात मिलेगी, दोनों अलग अलग पार्टियों के मिलेंगे एक साथ बैठे हुए आपको, नहीं तो क्लबों में मिलेंगे जाके। हमारे पास टाइम नहीं है, जनता के बीच में या अपने घर में है भाई, या तो जनता के बीच में रहते हैं, टाइम बच गया तो अपने घर चले जाते हैं। कभी कभार एक आधी पिक्चर देखा है तो उस पर गालियाँ सुन लेते हैं लोगों की कि भाई साहब गाली की पिक्चर देखने चले गए। अरे यार रात को 10 बजे से लेके 1 बजे का शो देखा है तो उस पर गाली भी दे रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, गए तो अपने बीवी बच्चों के साथ गए, किसी और के साथ नहीं गए। तो जाना चाहिए। कौन सी फिल्म देखने गए थे? नहीं अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो देखो 2.5 साल से तो नहीं मौका मिला, जाएंगे। अभी कोई लगी नहीं रही अच्छी, कोई अच्छी लगे तो बताना, जरूर जाऊँगा देखने। आखिरी कौन सा देखा था आपने? याद ही नहीं आ रही। अच्छा आप वैसे बार और कभी गए कि नहीं गए अपने जीवन में? मैंने जीवन में कभी भी बार में, ये नहीं कहता मैं बार नहीं देखी है, पर मैंने कभी भी ज़िंदगी के अंदर बियर भी टच नहीं की। अच्छा, आप शराब नहीं पीते? बियर टच भी नहीं किया, ट्राई तो करने की बात छोड़ दो, नेवर एवर। और मेरी फ्रेंडशिप में ये था कि सबको पता था कि मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे कैसे दोस्त थे आपके? सब तरह के, देखो प्रोफेशनल थे तो अच्छे दोस्त थे सारे, तो उनकी वाइफ को चिंता नहीं होती। सत्येंद्र जैन के साथ है कि फिर ठीक है, अब नहीं पिएगा ये, चिंता मत करो। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सत्येंद्र जैन के साथ है तो वो पीने के लिए कहे यार जैन साहब पीना है, मतलब ही नहीं है। मेरे साथ है तो अब पीने की बात भूल जाओ। हाँ। तो वो भी नहीं पी सकते थे। तो जैन लोग पीते भी नहीं है ना? बहुत लोग नहीं पीते हैं लगभग। ठीक है। अगला सवाल में जो आपने इसमें कहा ना कि कई दूसरी पार्टी के भी लोग एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, तो बेहद गंभीर सवाल है सर कि जब आपकी पार्टी बन रही थी उसके पहले जब आप लोग एक बड़ा जन आंदोलन कर रहे थे जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला, तो उस दौरान आपने हमेशा ये कहा कि हम किसी भ्रष्टाचारी या पार्टी जो भी इस तरह के लोग हैं उनके साथ हम कभी गठबंधन में नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे, एकल चुनाव लड़ेंगे। और सर
आज आप महागठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन के ब्लॉक में हैं। सर, ऐसे लोगों के साथ फिर आखिर क्यों आप चुनाव लड़ने का आपने या आपकी पार्टी ने निर्णय लिया सर? अब देखो पता क्या है, आपको उठा के क्योंकि आपने सबको भ्रष्टाचारी कहा है। आपको उठा के टॉप टू बॉटम सबको उठा के अंदर डाल दिया। एक चीज़ है कि मैं कहता हूँ मैं सब कुछ रिफॉर्म कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। कब करूँगा? मरने के बाद करूँगा। फिर कैसे करोगे भाई? अरे जब तुम्हारे को इतना कॉर्नर कर दिया तो इस देश के अंदर बोलने की आज़ादी ख़त्म होगी। इस देश के अंदर जिसे अंग्रेज़ों के टाइम पे हालत था उससे बुरी हालत कर दी, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप ये कहो कि नहीं बोलना भी पाप है, अगर आप बोलोगे सबको जेल में डाल दिया जाएगा, तो मुझे लगता है बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं तो एक और चीज़ कहता हूँ, सिंपल सी बात, अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, जनता को कभी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव से नहीं डरना चाहिए, अपनी सरकार से नहीं डरना चाहिए। डेमोक्रेसी में सरकार को हमेशा जनता से डरना चाहिए, नेताओं को हमेशा जनता से डरना चाहिए। यहाँ उल्टा हो गया, जनता डरने लगी, जनता डरने लगी। आज इतना डर का माहौल बन गया, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने पहले 100 बार सोचता है, कहते हैं मैसेज भेज दे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यार इस सिस्टम को तो चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि हम ये कह दें कि नहीं लोकतंत्र नहीं रहेगा, और जब सब कुछ रहेगा, जो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? संविधान ही रहेगा। अगर संविधान ही खत्म हो गया, देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इसके पीछे क्या था? संविधान था ना एक। उस संविधान ने एक पावर दी हमें कि एक टीचर का बेटा, चलो कोई भी कारण रहे, जैसे मर्जी रहे, मुझे जेल में भेजा उन्होंने, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं बन के इलेक्शन जीत के मंत्री बन गया ना, और आपने मुझे यहाँ बुला लिया, और उस संविधान की किताब को कूड़े में फेंक दोगे, फिर क्या होगा? तो जिम्मेदारी हमें बचती है कि यार कई बारी अगर एक आदमी मर रहा हो तो उसको बचाना पहले जरूरी होता है। देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन अपने भविष्य की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या प्लान है उनके? देखो राजनीति तो मैं समझता हूँ कि राजनीति संन्यास नहीं ना ले रहे हैं आप? मैं बताऊँ, राजनीति में मेरा पहले भी नहीं था। संन्यास तो उससे ले कि जिसमें हो, राजनीति में मैं कभी रहा नहीं। मुझे तो लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि यार ये ना राजनीति के अंदर आ गया है और अभी भी ना इसको पॉलिटिक्स आती नहीं है। तो मैं सीखना भी नहीं चाहता, सीख के करना भी कुछ नहीं है। तो राजनीति छोड़े वो जो राजनीति में हो, समाज सेवा में या समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, ये पक्का है। क्या करते थे आप जेल में? दिनचर्या क्या होती थी? जेल की बातें ना बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग भी है। अभी तो क्या हुआ है कि जेल से जब से आए हैं, महीना हुआ है पूरा, तो उस तरफ ध्यान भी ज़्यादा नहीं जाता, बहुत बिजी भी हैं। अब आपने छेड़ दिया, एक एक चीज़ें याद करते हैं। देखो पहली बात तो ये बताता हूँ, हमें ना ज़िंदगी में लगता था कि यार थोड़ा स्पेस होना चाहिए, पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए। खुद को लगे ना लगे, खुद तो गांव में पैदा हुए, गांव की कल्चर से रहे हैं, तो अपने को कभी स्पेस नहीं चाहिए था। पर लोग तो समझाते थे, आजकल सोसाइटी बताती है ना कि सब कुछ पर पर्सनल कुछ होना चाहिए, तुम्हारा स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए। वहाँ जाके पता लगा स्पेस का मतलब क्या होता है। स्पेस कितना ज़्यादा हो जाता है, जब स्पेस मिलता है ना तो कितना ज़्यादा स्पेस हो जाता है। मेरा सेल था 8 फीट बाई 8 फीट का सेल था। वो 8 फीट बाई 8 फीट का सेल ना ऐसा लगता था जैसे 800 फीट का है, अकेले थे। तो तब पता लगा कितना बड़ा हो सकता है वो। मुझे बहुत समय तक, जब ये आपने ये देखी ना वीडियो वगैरह आई थी, उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि भाई आपको अकेले रखा गया। मुझे हमेशा पूरे टेन्योर में अकेले रखा गया जेल, उस सेल के अंदर। नॉर्मली सेल में 3 लोग या 5 या 7 या 10 लोग होते हैं। मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, कोई मेरे से बात नहीं कर सकता, कोई मेरे सेल में नहीं आ सकता। मैं बाहर भी निकलता था, जब सुबह शाम को 3-3 घंटे टाइम मिलता, 3-4 घंटे, तब भी मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बताया कि स्पेस का मीनिंग क्या होता है। जब कभी कोई गलती से बात कर लेता था ना, तो लगता था कि उसने मुझसे बात की है तो मेरे ऊपर एहसान किया है। हम लोग कहते हैं कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगता है यार तुम यार मेरा दिमाग मत ऐसे करो।
अब लगता था यार ये तो मेरे से बात कर ली ना तो कितना बड़ा एहसान किया है। तो जेल के अंदर एक तो सबसे पहले ये पता लगा कि लोगों की अहमियत बहुत पता लगी। कोई ऐसा नहीं है कि जो तुमसे बात कर रहा है कि तुम उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, मुझे लगता है कई बार वो ही आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। स्पेस के बारे में पता लगा कि यार स्पेस जो है ना, ज़्यादा स्पेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि तुम स्पेस ढूंढते ढूंढते कहीं स्पेस ही स्पेस ना रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। पढ़ने का बहुत रहा, काफ़ी पढ़ा मैंने। अभी आपके ना मैं ये देख रहा था पीछे, अभी आते ही मुझे ना 3 किताबें दिख गई आपकी। सबसे टॉप वाली देखो, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, हाँ, इंडिया आफ्टर गांधी, एक है नीचे फ्रीडम एट मिडनाइट। तो मैंने कहा कि बाई चांस वाली बात है कि यहाँ पे आपके 10 किताबों में से 3 किताबें मैंने पढ़ दी वहाँ पे। तो और इसके अलावा भी आपने कुछ बहुत सारी महात्मा गांधी के ऊपर बहुत कुछ हमने पढ़ा। अभी फिलहाल फटाफट सेटअप में ना सारी चीजें अभी लगाई नहीं, तो फिर हो सकता था 3-4 और मिल जाती। महात्मा गांधी पढ़ा, महात्मा गांधी बहुत कुछ पढ़ा, पंचतंत्र की सारी कहानियाँ पढ़ी और पढ़ के ना बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो सारी कहानियाँ तो हमारे ऊपर भी बीत रही हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, राजनीति में यही हो रहा है आजकल। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा जो हमसे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। भाई तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में जो आप कर रहे हो करते रहते हो, आपको लगता है सब ठीक है, सोच के रुक के सोचना पड़ता है भाई ठीक करने के लिए। उतना समय किसी के पास है नहीं। हम ये कभी सोच ही नहीं पाते यार हम इस देश के नागरिक हैं सब, पॉलिटिशियन तो बाद में है। अरे पॉलिटिक्स करनी है तो 3 महीने कर लो, इलेक्शन लड़ लो, उसके बाद तो एक है ना देश को आगे ले जाना है सबको मिलके। वो कहते हैं इनकी टांग तोड़ो, तो तुमने टांग मेरी नहीं तोड़ी भाई, देश के एक नागरिक की तोड़ दी। हम क्या कर रहे हैं, आप दूसरे छोटे परिवार में देखो यार, आप परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से मान लो 3 भाई हैं, माता पिता और 3 भाई हैं, वो तीनों एक दूसरे सिर फोड़ दें तो परिवार कहाँ जाएगा। सही बात। अरे भाई कभी कंपटीशन होना है कि ये मम्मी ने किसी को कहते हैं चॉकलेट देनी है, तो उस 5 मिनट में कंपटीशन कर लो ना, उसके बाद तो एक रहो। पॉलिटिशियन ने क्या मान लिया कि हम परमानेंट दुश्मन बन गए। यार परमानेंट दुश्मन किसके लिए बन गए ये तो बताओ, तुम्हारा मकसद क्या था। अगर मकसद एक ही है, इस देश की तरक्की करनी है, लोगों के लिए काम करना है, तो फिर लड़ क्यों ना इस तरह से काम करो ना। हमने अच्छा काम किया तुम हमसे अच्छा कर लो, हमने कौन सा रोका है तुम्हारे को। अगर कोई हम नया आइडिया ले आए, हमने कोई नया काम कर दिया, यार तुम भी कर लो ना। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तो आप क्या करोगे, इसको जेल में डाल दो यार। और मैंने मना किया क्या, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यार जो पूछने आ जाए किसी पार्टी का उसको सबको समझा देना कैसे चलते हैं, कैसे कहीं जाना ही पड़े चले जाना, बताया ना, हमारा ही देश है ये। और कोई आम आदमी पार्टी इस देश पे कहते हैं वो थोड़ा कि वो करके, इतनी सी पार्टी, चितनी सी पार्टी है। दिल्ली के चौथाई राज्य है, एक फुल स्टेट नहीं है, चौथाई स्टेट है, एक पंजाब है, 7 स्टेट के अंदर हमारी सरकार है। हमसे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया यार। हमने क्या लूट लिया है, हमने क्या कर दिया इनका। हमने बस सिर्फ ये कह दिया, जनता को बता दिया भाई साहब ये नेता आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके बेवकूफ़ बातों में मत आ जाना। आपको बिना पूछे आंसर दे रहा हूँ, शायद आगे आ जाए क्वेश्चन आपका। जब हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा, आपको पता होगा हमने कहा था बिजली हाफ पानी माफ। तो इन्होंने क्या कहा, हो ही नहीं सकता, पैसे ही नहीं है। सारे नेता ये कहते हैं पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी कह दो पैसा नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे तो क्यों मरती है। बस पैसे पे मरते रहते हैं। अरे भाई साहब पैसा तो है, नीयत खराब है तुम्हारी। हमने आते ही कर दिया था, बिजली हाफ करी, पानी माफ़ किया, आज तक भी चल रहा है। और बिजली तो फिर हमने माफ़ भी कर दी, हाफ की जगह बिल्कुल फ्री कर दी। सरकारों के पास पैसे की कोई ऐसी कमी नहीं है जितनी इन्होंने बना दी है। अपने लिए तो पता नहीं क्या क्या सुविधाएं चाहिए। नेताओं को हजारों यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, अफसरों को हजारों यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जनता को 200 यूनिट दे दी। ये तो गलत है जी, ये नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए यार, आप इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहे हो, आपके ड्राइवर को ना मिले, आपको फ्री मिले, वाह भाई वाह। आपके ड्राइवर को देंगे तो पाप, आपको दे तो पुण्य है। क्या है यार, दुनिया के अंदर हम कहते हैं देश को हम तरक्की करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर ये चल रहा है आरोप कि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अच्छा बिल्कुल बांट रहे हैं,
आप देश दुनिया के अंदर एक देश बताओ जो फ्री की रेवड़ी नहीं बांटता और तरक्की कर गया हो। स्वीडन, डेनमार्क, यूके, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एक देश का नाम बताओ जिसने अपने देश के अंदर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर अपने नागरिकों को फ्री ना दी हो। ये तो पहली रेवड़ी है भाई, देनी पड़ेगी तभी तो तरक्की करेंगे। कि रेवड़ी नहीं बांटेंगे, रेवड़ी नहीं बांटेंगे, सबके दिमाग में घुसा दिया। सबसे ज़्यादा हमारी मिडिल क्लास इनके कच्चे में आ जाती है बातों में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए। भारत में भी तो है, सरकारी स्कूल मुफ्त है सर जी पूरी बात सुनिएगा एक सर। बार क्वालिटी वर्ड बोल रहा है मैंने आपको। मैं उसी की बात क्वालिटी बता हेल्थ रहा हूँ, केयर, मैं क्वालिटी उसी की हेल्थ, बात बता रहा हूँ सर। हाँ जी। प्राइमरी स्कूल हैं आपके पास और पूरे देश भर में फैले हुए स्कूल हैं। आपके पास हेल्थ केयर है, पूरे देश में फैला हुआ हेल्थ केयर है, काफ़ी जगह हैं, काफ़ी अच्छे भवन भी आपने बना रखे हैं। लेकिन जब बात क्वालिटी की आती है, आपने क्वालिटी की बात की तो देखिए, हज़ार मसलों पे आपका और मेरा जो है वो मत सेम नहीं हो सकता है। मैं यहाँ इंटरव्यू करने बैठा हूँ तो मैं हज़ार चीज़ें आपकी गलतियाँ भी गिनाऊंगा, लेकिन भारत के पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जब बात होती है तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। अपने 10 साल के अनुभव में मैंने बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के तमाम राज्यों में मैं जाके ग्राउंड रिपोर्ट की है, सरकारी अस्पतालों को देखा है। आज भी लचर व्यवस्था है। आपके पास सारा सिस्टम है, आप सुधार सकते थे, लेकिन आपने कभी उसे सुधारा नहीं। हम कर रहे हैं ना, दिल्ली में तो कर रहे हैं ना। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ सर। इसको हमने मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स में आने से पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं थी, किसी के एजेंडे में नहीं थी। हमने इसे कोई एजेंडे में लेके आए ना। हमने कहा इसको करेंगे ना, ठीक, तो कम से कम बात तो चालू हुई, बात तो स्टार्ट करी ना। जनता को भी लगने लगा हाँ यार ये तो मुद्दा तो है, एजुकेशन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। अब ये कह रहे मैं दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था क्वालिटी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। क्वालिटी वर्ड पहले लगा हुआ है और एजुकेशन भी लगा हुआ है साथ में। ऐसी क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री होनी चाहिए, तभी ये दो चीज़ें मिलेगी तो आपको आगे सर्वाइव करने का, थ्राइव करने का मौका मिलेगा। तीसरी चीज़ होती है बेसिक मिनिमम इनकम, कुछ ना कुछ तो बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए। अब हम इस सिस्टम को नहीं बना पा रहे थे, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो हमने कहा भाई बेसिक थोड़ी सी बिजली फ्री कर दो, थोड़ा सा पानी फ्री कर दो, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दो। ये चीज़ें बेसिक में आ गई ना कि भाई उसके लिए तुम्हारे को सबको दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हम इसको देंगे उसको नहीं देंगे। वी आर नॉट कैटेगराइज नहीं कर रहे हम, इसको दे देंगे इसको नहीं देंगे, इस कैटेगरी को देंगे इसको नहीं देंगे, सबको है। कोई अमीर है, मान लो बिजली कम यूज़ करता है, बचाता है, तो उसको भी मिल रही है। तो सर ये सिस्टम हमने चालू किया तो कहते हैं रेवड़ी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अरे भाई कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ना कोई लोन लिया, बिना टैक्स के बिना लोन के अगर हम कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए भाई साहब। सीख लो ना हमसे, इकोनॉमिक्स का ये मॉडल हम आपको भी सिखा देंगे कैसे होता है। किस दिन इकोनॉमिक्स पे करना मेरे से। खैर फ्री की रेवड़ी का शब्द तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जनता टैक्स देती है, भरती है और वहीं से आप लोग लौटाते हैं, कहीं से कर्जा लेके तो लौटाते नहीं है। बिल्कुल, तो समझा दिया ना हमने सबको कि भाई साहब आप ही का माल है, आप ही ने टैक्स के रूप में दिया है, अगर आपको वापस देना है दैट इज योर राइट। मैं कौन होता हूँ? ट्रू, मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? मैं कहाँ से लाके दे दूंगा? परंतु हमने उस पैसे को सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टरों में नहीं बांटा, ठेकेदारों में नहीं बांटा। पर इसमें ये भी आरोप लगते हैं कि ये सब के चक्कर में राज्य पे लोन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली ने कोई नया लोन नहीं लिया, दिल्ली ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी टैक्स नहीं लगाया, 1 रुपया भी लोन नहीं लिया, उसी पैसे को ठीक से मैनेज किया। और अब वो फ्री की जो बिजली है वो कई सारे इलाकों में बंद हो चुकी है, मतलब अब नहीं मिल रही है। सब जगह मिल रही है। सर मैं मयूर विहार में रहता हूँ, मेरा 200 माफ़ नहीं होता है। 200 से नीचे अभी लाओ। हाँ, अगर आपका 201 यूनिट है तो हाफ रेट आएगा, 400 यूनिट तक हाफ है, 200 या 200 से कम है तो जीरो है। आप मेरे को एक भी बिल दिखा देना कि 200 यूनिट का बिल है और वो जीरो नहीं है तो मैं जीरो करा दूंगा। ठीक है। अगला सवाल, आप में युवा नेताओं को इस समय एक तरह से देखा जाए तो बहुत बढ़ोतरी मिली हुई है। आप में आतिशी जैसे युवा नेता उभर रहे हैं, उन्हें सीएम भी बना दिया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं को कहीं ना कहीं पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है? ये तो आपने नया क्वेश्चन बना लिया, कभी भी नहीं कह रहा। अरे हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सब कुछ है।
जहाँ पे लाइन ही नहीं है वहाँ पे क्या करें? अरे इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ बन गई, उनके बाद दो के बाद तीसरा नेता ही नहीं कोई। हमारे पास तो है ना, इतनी सी पार्टी है, इतने सारे नेता है। तो क्या दिल्ली में इस बार जो चुनाव होगा, अगला चुनाव जो 2-3 महीने बाद होने वाला है, उसमें आतिशी जी के चेहरे पे ही पूरा चुनाव होगा और वही भविष्य की मुख्यमंत्री देखो, होंगी? जनता को भी पता है, आपको भी पता है, इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो मैं जनता की अदालत में लेके जा रहा हूँ, जनता मुझे जिता देगी तो मुख्यमंत्री बनूंगा। ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। ठीक, ओके। अगला सवाल सर बेहद इम्पोर्टेंट, 2-4 चीज़ों पे, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। तबीयत कैसी है आपकी? देख लो, अभी एकदम ठीक है? देखो, अभी मैं जेल से निकला जिस दिन, तो जेल से निकलने के बाद वहाँ पे गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, वो तो स्टेज तो था नहीं, तो वहाँ पे मैंने भाषण दिया। तो कमेंट ये था कि बंदा तो आधा रह गया, जोश डबल है। शरीर ही कम हुआ है, हेल्थ ठीक है बिल्कुल, जोश में कोई कमी नहीं है, हर तरह से फिट है, फाइटिंग फिट जिसे कहते हैं ना, फाइटिंग फिट है। तो दिल्ली की आबो हवा को सुधारने के लिए और दिल्ली की जनता को बचाने के लिए इस गैस चैम्बर से आप लोग कितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं सर? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो हालात हैं, ये हालात ना दिल्ली नहीं गई है, आप नॉर्थ इंडिया बोलिएगा। मैं पहले आप लोग खाली पंजाब और हरियाणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते थे। मैं आपको याद थोड़ा करेक्शन बता देता हूँ जी। आप इसको नॉर्थ इंडिया बोलिएगा। ये लाहौर से लेके बनारस तक किसी भी शहर का पोल्यूशन लेवल सेम है, 10-20 पॉइंट, मतलब अगर दिल्ली में 700 है तो कहीं 750 होगा, कहीं 650 होगा, मैक्सिमम 5% ऊपर नीचे, बस इतना सा है। ये गैस चैम्बर जो है ना, ये पूरे इलाके में जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, इधर हिमालय पर्वत है, इधर विंध्याचल पर्वत है, उन दोनों के बीच में जो जगह है वो सारी एयर ट्रैप हो जाती है। जो भी कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कहाँ पे हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, अगर किसी और राज्य में हो रहा है, अगर वहाँ पे भी पराली जल रही है तो सारा ट्रैप हो रहा है, वो हवा चल नहीं रही है, रुक रहा है। तो दैट इज़ ए गैस चैम्बर, नॉट दिल्ली। आपका नोएडा में हम यहाँ बैठे हैं, स्टूडियो के बाहर चलते हैं, अंदर भी अगर आप AQI मीटर लेके आएंगे तो 500, 600, 700 होगा। तो सेम AQI सारे पूरे नॉर्थ इंडिया में है। ये 1000 किलोमीटर की बेल्ट है, 1000 किलोमीटर ऐसे लेंथ में है, 400-500 किलोमीटर ब्रेथ में है, तो पूरे का हालात सेम है। लेकिन पंजाब में पराली जलाने के संकट से आप उभार नहीं पाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 13 नवंबर को पराली जलाने से दिल्ली के प्रदूषण का 31% हिस्सा शामिल हुआ था, बना था। इस बार 31 था ना, लास्ट ईयर का कितना था और उससे लास्ट ईयर का कितना था? सर, पंजाब के अंदर पराली जलाने के इंस्टेंसेस जो हैं पहले से आधे हो गए हैं। 50% रिडक्शन आया है, आधे, बिल्कुल एग्जैक्टली आधे। बट साथ ही ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कहते हुए, हरियाणा के बढ़ गए और यूपी के बढ़ गए, वो थोड़ा ठीक नहीं है। पंजाब ने आधे कर दिए तो तुम भी तो आधे कर देते भाई। हरियाणा के 70% बढ़ गए, यूपी के 50% बढ़ गए। बढ़ने तो नहीं चाहिए थे, कम से कम तो तुम्हें भी करने थे, तुम भी आधे कर देते। पंजाब के हमें आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जीरो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, लगे हुए। मैं वो ट्वीट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। हरियाणा सरकार ने ट्वीट करके कुछ मैप का दिखाया था कि हम कितने % कम हमारे यहाँ पराली जली है। ये जो डाटा है, नहीं, ये डाटा मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा डाटा नहीं है, केंद्र सरकार का है। और आप तो देखो, रिसर्च आपकी टीम होती है, पूरी रिसर्च कर लीजिएगा कि भाई साहब पिछले साल कितने इंसिडेंट्स उन्होंने रिपोर्ट किए थे हरियाणा से, कितने यूपी से और कितने पंजाब से, उसमें कितने % की बढ़ोतरी है। पंजाब में आधे हो गए, उन जगह दोनों जगह 1.5 गुना 2 गुना हो गए। एक और आप लोग कानून बनाते हैं कि ऑड इवन लागू करेंगे और दूसरा फायर क्रैकर्स की उसको बैन करने की बात, लेकिन ये हर साल असफल रहता है। क्या इस चीज़ को आप मानते हैं? ऑड इवन कब असफल रहा? ऑड इवन तो हमेशा लागू होता है, ठीक से लागू। ऑड इवन तो लागू होता है, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा सर, लेकिन ये फायर क्रैकर की बात मैं कर रहा हूँ। फायर कितना फर्क पड़ता है? देखो, 90% तो बंद होता है, पर कुछ लोग हैं कि जिनको कानून तोड़ने में आनंद आता है, और कानून तोड़ने वाले भी वही होते हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन सर 90% आपने कहा, एक राजनेता के रूप में आपने जो कहा वो एक सही लय हो सकता है, लेकिन अगर आप दिवाली पे आसमान को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हर घर में पटाखे फूट रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, जब से बैन लगाना चालू किया है, 90% घरों में नहीं हो रहा है, सिर्फ 10% है, और उनको भी शह है। शह किसकी है? पुलिस की।
अरे भाई इम्प्लीमेंट तो पुलिस ने करना है ना बैन को। पुलिस ने शहद दे रखी है, पुलिस चाहती तो बंद करा देती है। अब फिर आप पॉलिटिकल पार्टी का साफ साफ नाम लेना चाहेंगे, समझ आप भी गए। उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि अगर हमने पटाखे नहीं जलाए तो हमारे कल्चर को बड़ा नुकसान होगा। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो दिए जलाए गए थे, पटाखे तो नहीं जलाए गए थे। पटाखे तो ये दूसरे देशों से जो हमारे ऊपर आक्रमण करने आए थे वो लेके आए थे हमारे यहाँ पटाखे। इन्होंने इसको धर्म से और आस्था से जोड़ दिया कि जानबूझ के इस बारी बैन को, हर बारी बैन को उल्लंघन करते हैं क्योंकि पुलिस उनके साथ है। तो परंतु 10% है, 90% लोग नहीं करते। पर इस पर कोर्ट की भी टिप्पणी सुननी जरूरी हो जाती है ना। 3 दिसंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने समयबद्ध कार्य योजना मांगी थी सरकार से, लेकिन उस समय आपाधापी में एक बैठक बुलाई गई, बैठक का कोई सारांश नहीं निकल पाया था। फिर 2018 में कोर्ट ने 10-15 साल पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया। सरकार की कोई खास प्रतिक्रिया उसमें दिखाई नहीं दी थी। ये डेटा वाइज क्रमबद्ध तरीके से है। एक बार तो सरकार ने कोर्ट ने ठोस कार्य योजना के लिए 24 घंटे की चेतावनी दी थी और कहा था कि अन्यथा प्रशासन की जिम्मेदारी छीनने की धमकी भी कोर्ट ने दिया था। आपको याद होगा इस बात को लेकर के जब कोर्ट ने कहा था तो? नहीं, मैं इसमें जितनी बातें करूँ ज़्यादा टाइम जेल में था मैं। और ठीक है, 2021 की बात में 2024 में कोर्ट ने कहा कि ग्रैब चरण 4 को कम करने से इनकार किया गया। AQI 487 के बावजूद आगे बढ़ा है। स्कूल बंद करने और चरण 3 की देरी पर सवाल उठाए गए हैं। ये कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब सरकार बेसिकली मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर कैसे करती है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप ही लगते रहते हैं। जैसे आपकी सरकार कहती है कि हरियाणा और केंद्र सरकार का दोष है, विपक्ष कहती है कि पंजाब सरकार का दोष है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? हम हर साल दर साल प्रदूषण के देखो मैं उसमें इसमें फंसते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि मुझे भी काम करना है और आपको भी करना है, यानी दोनों को करना है। मैं ये कह सकता हूँ मैं अपना वाला पार्ट तो जरूर कर दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा। उस रिक्वेस्ट को आप आरोप मान लेते हैं। आपसे मतलब विपक्ष से कर रहे हैं ना? मैं वो विपक्ष नहीं होना सर। समझ गया सर शुक्रिया सर। आपसे मतलब विपक्ष नाम लेके आप कह सकते हैं सर। देखो मेरे चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता, बेकार में ना मैं एक बार बोलूँगा 100 बार बोलेंगे, क्या फायदा। हमारा काम है, जैसे पंजाब के अंदर हमारी सरकार बन गई, वहाँ पे जितनी भी फार्म फायर हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, 0 पे लेके आएंगे। ये हमारा रिजॉल्व है, हम कर देंगे। और इसका संभावित समय पीरियड संभावित समय 1-2 साल के अंदर हो जाएगा। इस साल आधा हो गया ना, तो बताना पड़ेगा भी हमने आधा कर दिया है। साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा भाई साहब आप हरियाणा में नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, पहले से भी ज़्यादा हो रही है, तो जनता के सामने लाएंगे, जनता का दबाव पड़ेगा उनके ऊपर। आप क्या समझते हो कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो जनता के कहेंगे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, पंजाब ने आधा किया और आप 1.5 गुना कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? तो दबाव तो उन पर पड़ेगा, तो बताना तो पड़ेगा ना, फैक्ट तो बताना पड़ेगा ना। बात है। हम अपना पार्ट सिंसियरली सीरियसली कर रहे हैं और कर देंगे, जल्द ही पूरा करेंगे। और दूसरों को लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई साहब आप भी करो। एक आदमी के करने से नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब की फायर बंद करने से नहीं होगा। अगर पंजाब के बाद हरियाणा यूपी में जलेगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ भी 0 करना पड़ेगा। हम तो पक्का कह रहे हैं 0 कर देंगे, वहाँ भी 0 करना पड़ेगा। और जो दिल्ली में करना है हम सब कुछ करेंगे। आप चुनाव लड़ोगे इस पर? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं कौन होता हूँ। हमारी पार्टी में ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँगा कि मैं लड़ रहा हूँ। पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे इलेक्शन लड़ाना है या मुझे झाड़ू चलाना है। झाड़ू चलाने के बाद समझ रहे हो कि पार्टी कहती है भाई प्रचार करो, सबका प्रचार करेंगे, स्ट्रेटजी बनानी स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, जो काम दे देंगे उसको दिल लगा के करेंगे। 10 साल हो गया, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी के द्वारा पूरी नहीं भी हो पाई। आपको ये चुनाव इस बार ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? देखिए इलेक्शन जो है ना, सारे इलेक्शन चुनौतीपूर्ण होते हैं। जब हमारी 67 आई थी वो भी था, 62 आई थी वो भी था, और आज है, आज भी है। हम कभी भी इलेक्शन को ये नहीं मान सकते कि इलेक्शन लड़े बिना हम जीत जाएंगे। हमें तो हर चीज़ लड़के लेनी पड़ती है। हाँ लड़ेंगे और कॉन्फिडेंट हैं कि पिछली बारी से थोड़ा बेटर करके दिखाएंगे। मैंने जनता के अंदर काफ़ी लोगों से पूछ रहा हूँ, बातचीत करते हैं कि भाई वोट देंगे या नहीं देंगे, तो लोग सब कहते हैं नहीं वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार किसकी बनेगी? 100 में से कम 80 में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं 100 में से 100 बोलूँगा, आप कहेंगे नहीं हमारे वहाँ पे एक बंदा है वो तो नहीं कहता, तो इसलिए मैं 80 कर देता हूँ। वैसे तो मेरे को जो नॉलेज है
बहुत ज़्यादा है, 180 से भी ज़्यादा है। सब कहते हैं केजरीवाल की सरकार बनेगी। कि पहले सौरभ जी का भी इंटरव्यू किया था, सौरभ भारद्वाज का, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि मतलब हमारे जो अफसर हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं और काम फिर ऐसे में बहुत हैम्पर होता है, काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब पार्टी का तो इतिहास है कि हर छोटी छोटी चीज़ों पे आके वो प्रदर्शन करना शुरू कर देती है कि देखो जी ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप मंत्री थे, क्या आपने ये चीज़ अनुभव किया कि आपके जो अधिकारी हैं, जो IAS IPS हैं, IAS बिरादरी है, वो क्या आपकी बातों को सही तरीके से नहीं, मानते थे, ऐसा नहीं आपके है। काम को स्मूथली नहीं, करवा रहे थे? काम करवा रहे थे, करेंगे। दरअसल वो एक थोड़ा समय आया था जब सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल में थे, मनीष सिसोदिया भी थे, मैं भी जेल में था। वो थोड़ा समय था, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, पर काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम करने में देखो, अगर हमें रिजॉल्व है तो काम तो करा ही लेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है, सबसे करा लेंगे। आप करवा रहे हैं, केजरीवाल जी बाहर आ गए, पहले कहे सड़कों में खड्डे पड़ गए, ये ठीक करा दिए ना। जो भी दिक्कतें थी वो डे नाइट चल रही है ना। हाँ, थोड़े टाइम में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो उसको ठीक करा देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। और सब जनता को पता है कि भाई साहब केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड है, भाई काम तो कराना आता है। आपको आप बुलाया? कभी झगड़ना भी पड़े ना, भाई साहब CCTV कैमरा लगाने थे, तो हमने क्या किया था, LG के घर के अंदर जाके धरना दिया था। 10 दिन तो अनशन मैंने किया था, मनीष सिसोदिया ने किया था, करा लिया था ना काम। भाई साहब जनता को विश्वास है, चाहे लड़ना भी पकड़े, LG से लड़ना पड़े, केंद्र सरकार से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, काम तो करा लेंगे। और हम ही करा सकते और कोई नहीं करा सकता। एक और सवाल कि हमेशा रील्स में चलता है, वीडियो में चलता है, जब भी छठ का समय आता है ना, और उस दौरान तो हमेशा यमुना की सफाई को लेकर के बात होती है। विपक्ष हमेशा एक वीडियो लॉन्च करता है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार कह रहे होते हैं कि मैं अगले 2 साल में, अगले 1 साल में यमुना की सफाई कर दूंगा। यमुना की सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा है ना। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, और ख़ासकर एक और टिप्पणी चाहूँगा कि मैं बिहार से आता हूँ सर। हमारे यहाँ छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और इस साल के छठ में मैंने देखा कि देश भर में जहाँ पे छठ का कोई ख़ास वो नहीं है, वहाँ पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने भी छठ मनाया, पंजाब में भी मनाया गया, दिल्ली में तो इस बार आतिशी जी ने भी मनाया। पर वो जो पानी होता है वो बेहद दूषित होता है, झाग फैल जाता है, लोगों को लगता है कि भाई ये क्या सब चल रहा है। क्यों आप हमारे खासकर पूर्वांचल के लोगों का, जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं दिल्ली में, उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों नहीं सफाई करवा रहे हैं उस चीज़ का, और ये कब तक होगा? तो पहली बात तो ना मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये जो झाग वाली फ़ोटो है ना, ये छठ पे क्यों दिखाते हैं? झाग तो पूरे साल बनता होगा, अचानक छठ पे क्यों पैदा होता है? कैसे होते हैं बता और दीजिए। कैसे होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे? देखो, जो झाग बनता है ना, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है पानी के अंदर। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर फॉर्माइट एक केमिकल होता है, उसकी वजह से बनता है। तो ये उसी समय वो लोग रिलीज़ करते हैं? अरे सर, चलता होता है, बताता ना आपको, पता तो सारा आंसर है। आप आंसर को मेरे से सुनना चाह रहे हैं, तो आपको ये भी पता है उसी समय क्यों बनता है, ये भी पता है कैसे बनता है। सर जी देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली में नहीं होता, हरियाणा से आता है और यूपी से आता है। नजफगढ़ ड्रेन में बादशाहपुर से होते हैं, हरियाणा से आता है, और इधर यूपी से आती है, जो ईस्ट दिल्ली ड्रेन है, शादरा ड्रेन कहते हैं, उससे आता है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पानी में होता है। तो जो कालिंदी कुंज है वहाँ पर बैराज है, बैराज में सारे गेट बंद होते हैं, खोलते ही नहीं, 1-2 गेट खोल देते हैं, तो पानी के अंदर स्पीड बढ़ जाती है, जोर से नीचे गिरता है, जैसे झाग बनने चालू हो जाते हैं। फॉर्माइट है तो जैसे सर्फ है, सर्फ को ऊंचे से पानी डालोगे तो झाग बनेंगे, नहीं डालोगे तो नहीं बनेंगे, तो सारे गेट बंद कर देते हैं। हमने कहा था सारे गेट खोल दो, चलते हैं 3 दिन बाद, देखते हैं कितना झाग बनता है, क्योंकि फिर फोटो ऑफ नहीं हो सकता ना, फिर कैसे दिखाएंगे, फिर आप मेरे से क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा बता देता हूँ, यमुना नदी साफ़ करना ना ऐसा नहीं होता झाड़ू लिया और साफ़ हो गई। यमुना नदी को साफ़ करने के लिए उसके अंदर सीवर का पानी आता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, 2 चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से पानी गंदा होता है, डेली गंदा होता है। ये नहीं कि आपने आज झाड़ू लगा दिया साफ़ हो गया, कल भी गंदा होगा, परसों भी गंदा होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से और यूपी से आता है, साथ ही साथ जो सीवेज वेस्ट है बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू 100 MGD से भी ज़्यादा आता है। 100 MGD बहुत बड़ा अमाउंट होता है, नंबर होता है। दूसरा आता है नरेला से, DD3 ड्रेन है, वो
सोनीपत की तरफ से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आता है, इधर से शाहदरा ड्रेन से यूपी की तरफ से आता है, ये तो हमारे दिल्ली से बाहर से आता है। अब मैं ये नहीं कर रहा कि जी वो साफ़ करेंगे, उस पर भी आता हूँ। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी हज़ारों कॉलोनियाँ ऐसी थी जिनसे सीवर का पानी सीधा नालों से होते हुए यमुना में गिरता था। हमने इसका पूरा प्लान बनाया कि हरियाणा और यूपी से जो आएगा उसको भी हम ट्रीट करके उसको भी हम ट्रीट करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, कल को वो ना करें, फिर वो ये बात आ जाएगी कि भाई साहब है तो दिल्ली के अंदर, गंदा तो दिल्ली में हो रहा है, तो हमने उसको भी साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी दिल्ली में आ गई। अगर कोई उठा के कूड़ा तुम्हारे घर में फेंक दे तो झाड़ू तो मुझे लगानी पड़ेगी ना, हम उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम उनको कुछ नहीं कह रहे, वो डाल रहे हैं। हमने इसका प्लान बनाया। दिल्ली में 1000 से ज़्यादा कॉलोनीज थी जिसका सीवर का पानी सीधा यमुना में गिरता था, सबके अंदर सीवर लाइन डाल दी हमने, सारों में। कुछ कॉलोनी बची है जो यमुना नदी के उसमें एरिया में आती है और या फॉरेस्ट में आती है, 10-20 कॉलोनी होंगी ऐसी, सब में डाल दी सीवर लाइन। और सीवर लाइन डल गई है, सबको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा पानी, वहाँ से ट्रीट होकर तब यमुना में गिरेगा। देखो दिल्ली के अंदर क्या दुनिया के अंदर कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया। अब वैसे लॉकडाउन लगा तो सारे काम ही 2 साल रुक गए ना, तो डिले हो गया हमारा। हमने कहा था इस इलेक्शन तक ख़त्म कर देंगे, आज काम आधे से ज़्यादा हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि यमुना आधी साफ़ हो गई है, कुछ भी। ये पानी का गिलास रखा है, वैसे ये पीने लायक पानी है, साफ़ है। इसके अंदर 1 चम्मच आप सीवेज का पानी डाल दो तो पी लोगे क्या? नहीं पी सकते। वैसे मैं कहता हूँ इसको आधा साफ़ कर दिया मैंने, तो गंदा तो है ना, पर मैं साफ़ कर दूंगा, पूरा साफ़ हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। थोड़ा डिले हुआ था, लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ, सब कुछ डिले हुआ। और 2 साल कोई काम रुक जाए तो उसको फिर से स्टार्ट करने में, ट्रैक पे लाने में समय तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। आने वाले 2 साल में यमुना नदी को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे सभी सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।